पश्चिम बंगाल की राजनीति कभी भी सिर्फ सीटों का खेल नहीं रही है। ये एक एहसास है, एक पहचान की लड़ाई है। और अभी जो माहौल है वो किसी चुनावी टक्कर जैसा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक भूकंप की तरह महसूस हो रहा है, जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई दे रही है। भूकंप शब्द आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, लेकिन ये वो भूकंप नहीं है जो अचानक आता है। इसकी जमीन, इसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो पिछले 10 साल से खिसक रही थी। अच्छा। और 2025 में बिहार में एनडीए को जो एक तरफा जीत मिली है ना, उसने इस सियासी जमीन के नीचे की आग को और भड़का दिया है। अब वो लहर एक नई जमीन की तलाश में है, और वो जमीन है पश्चिम बंगाल। तो मतलब अखाड़ा पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ है बिहार की जीत से आई एक सुनामी जैसी लहर, और दूसरी तरफ है ममता बनर्जी की खड़ी की हुई बंगाल की मशहूर दीवार। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये लहर दीवार को तोड़ देगी, या दीवार इस बार भी लहर को रोकने में कामयाब रहेगी? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे पास दो बहुत दिलचस्प चीजें हैं। एक तो हाल के जमीनी चुनावी नतीजों का एक्सरे, जो बताता है कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है, और दूसरा एक ऐसा ओपिनियन पोल जिसके आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़कर हम इस महासंग्राम की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर इस सियासी पहेली की परतें खोलते हैं। शुरुआत जमीनी हकीकत से करते हैं, क्योंकि बातें तो हवा में होती हैं। चुनाव जमीन पर लड़ा और जीता जाता है। हाल के जो जिला चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे हमें क्या सिखा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी और पहली सीख ये है कि बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से दो ध्रुवीय हो चुकी है। बाइपोलर, हाँ। इसका मतलब है कि बीच का कोई रास्ता, कोई तीसरा विकल्प बचा ही नहीं है। लेफ्ट और कांग्रेस, जो कभी बंगाल के राजनीति के स्तंभ हुआ करते थे, वो अब लगभग हाशिए पर हैं। और इसका असर क्या हुआ है? असर ये हुआ है कि लड़ाई अब सीधी और बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है। वोटर्स के लिए मामला साफ है, या तो टीएमसी या फिर बीजेपी। और जब लड़ाई इतनी सीधी हो जाती है, तो कुछ इलाके बैटल ग्राउंड या असली अखाड़ा बन जाते हैं। मेरी नजर पश्चिम बर्धमान पर है, जो बंगाल का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड है। वहां की तस्वीर क्या कहती है? पश्चिम बर्धमान की कहानी काफी दिलचस्प है। ये पारंपरिक रूप से लेफ्ट और फिर जानते हैं टीएमसी का गढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वहां कुल 9 सीटें थी। अब टीएमसी ने 5 जीती, जो देखने में तो जीत लगती है, लेकिन असली कहानी यह है कि बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ता की बराबर की दावेदार है। अच्छा। ये टीएमसी के मजबूत किले में एक बहुत बड़ी सेंध है। हाँ, ये सेंध तो है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बीजेपी की अपनी ताकत है, या फिर टीएमसी के प्रति लोगों की नाराजगी का नतीजा? क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और इसी का जवाब हमें दूसरे जिलों में मिलता है। दक्षिण दिनाजपुर को देखिए, वहां तो मामला एकदम टाई हो गया। 6 सीटों में से 3 टीएमसी को, 3 बीजेपी को। 50-50 एकदम। मालदा में 12 सीटों पर 6-6 का नतीजा रहा। ये कोई महज आंकड़े नहीं हैं, ये दिखा रहा है कि समाज बीच से बट गया है। नादिया और बांकुड़ा में भी जीत हार का फैसला बस 1-2 सीटों के धागे से लटका हुआ था। मतलब ये वो इलाके हैं जहां लहर और दीवार एक दूसरे से इंच इंच के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, असली रण क्षेत्र। तो ये तो वो मैदान थे जहां कांटे की टक्कर है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी तो होंगे जहां या तो दीवार बहुत मजबूत है या लहर बहुत ताकतवर। पहले ममता बनर्जी के गढ़ों की बात करते हैं। कहां-कहां दीवार ने लहर को पूरी तरह रोक दिया? बिल्कुल, झाड़ग्राम इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहां टीएमसी की सुनामी आई थी। 4 में से 4 सीटें टीएमसी ने जीती। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। खाता भी नहीं खुला? जी। इसी तरह पुरुलिया, जो कभी माओवाद से प्रभावित था, वहां 9 में से 7 सीटें टीएमसी ने जीती। कूच बिहार में 8 में से 7 सीटें। इन आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में एक बात साफ दिखती है कि दीदी का व्यक्तिगत करिश्मा और उनकी वेलफेयर स्कीम्स, खासकर महिलाओं के लिए, अब भी जमीन पर बहुत मजबूती से काम कर रही हैं। तो लोगों का भरोसा उन पर कायम है वहां? कायम है। अच्छा, तो ये सिक्के का एक पहलू हुआ। अब दूसरे पहलू पर आते हैं। वो कौन से इलाके थे जहां बीजेपी की लहर सुनामी में बदल गई और दीवार कहीं नजर ही नहीं आई? इसके लिए हमें बंगाल का नक्शा बदलकर उत्तर की तरफ देखना होगा। जलपाईगुड़ी को देखिए। जलपाईगुड़ी। यहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी थी। जिले की सभी 8 की 8 सीटें बीजेपी ने जीती। ऐसा लगा मानो पूरा जिला भगवा रंग में रंग गया हो। पूरी तरह से? हाँ। दार्जिलिंग की सभी 5 सीटें, कलिम्पोंग की इकलौती सीट और अलीपुरद्वार में 5 में से 4 सीटें सब बीजेपी के खाते में गई। उत्तर और दक्षिण बंगाल में इतना बड़ा फर्क क्यों है? क्या वहां के मुद्दे इतने अलग हैं? बहुत अलग हैं। उत्तर बंगाल में पहचान की राजनीति, जैसे गोरखा और राजवंशी समुदायों के मुद्दे हमेशा से हावी रहे हैं। वहां विकास के सवाल भी दक्षिण से अलग हैं। बीजेपी ने इन स्थानीय भावनाओं और मुद्दों को बहुत बेहतर तरीके से छुआ है,
जबकि टीएमसी का फोकस ज्यादातर दक्षिण बंगाल पर ही केंद्रित रहा है। लेकिन एक नाम है जो मुझे इन सब में सबसे ज्यादा चौंका रहा है, और वो है मुर्शिदाबाद। ये तो दशकों से कांग्रेस का वो किला था जिसे कोई भेद नहीं पाया। वहां क्या हुआ? मुर्शिदाबाद का नतीजा ये सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये बंगाल की राजनीति में एक युग के अंत का ऐलान है। कुल 22 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। 15। ये अविश्वसनीय है। दशकों से जो कांग्रेस का वफादार वोट बैंक था, खासकर मुस्लिम समुदाय, वो बिखर गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो वोट सीधे बीजेपी को चला गया, या फिर ये स्ट्रेटेजिक वोटिंग का मामला है जहां टीएमसी को हराने के लिए वोट बीजेपी को दिया गया? ये उससे भी ज्यादा जटिल है। इसमें स्ट्रेटेजिक वोटिंग का एंगल तो है ही, लेकिन ये मुस्लिम वोट बैंक के अंदर की बेचैनी को भी दिखाता है। एक बड़ा तबका शायद अब भी टीएमसी को बीजेपी को रोकने वाला सबसे बड़ा विकल्प मानता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो कांग्रेस के कमजोर होने के बाद एक नए राजनीतिक ठिकाने की तलाश में है। अच्छा, तो मुर्शिदाबाद का नतीजा यह दिखाता है कि बंगाल का पारंपरिक वोट बैंक का गणित अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो इन जमीनी नतीजों से जो तस्वीर उभर रही है वो एक ऐसे बंगाल की है जो राजनीतिक तौर पर दो हिस्सों में बंट चुका है। कहीं टीएमसी का दबदबा है, कहीं बीजेपी की लहर है, और बीच में कुछ जिले हैं जहां आर पार की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल, और तीसरे किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये लड़ाई अब दो सेनाओं के बीच है। तो ये नतीजे तो हमें ये बता रहे हैं कि पिछली लड़ाई में कौन कहां खड़ा था, लेकिन राजनीति तो हमेशा भविष्य की तरफ देखती है। क्या हवा का रुख अब भी वही है या कुछ बदल रहा है? पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटें और सरकार बनाने के लिए चाहिए 148। इस पोल के हिसाब से टीएमसी कहां खड़ी है? पोल का जो अनुमान है वो कहता है कि टीएमसी को करीब 130 सीटें मिल सकती हैं। 130? जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और दिखाता है कि ममता बनर्जी की पकड़ अब भी बहुत मजबूत है। लेकिन ये जादुई आंकड़े से 18 सीटें कम है। 130 पर रुकना मतलब सत्ता से बाहर होना। तो फिर असली धमाका कहां है? बीजेपी को कितनी सीटें दी जा रही हैं? धमाका यहां है कि इसी पोल के हिसाब से बीजेपी 157 सीटों के साथ सरकार बनाती दिख रही है। 157। बहुमत के आंकड़े 148 से 9 सीटें ज्यादा। अगर यह सच होता है तो यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं होगी, ये बंगाल के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। 157 सीटें, ये आंकड़ा तो लगभग अविश्वसनीय लगता है, खासकर टीएमसी के जबरदस्त जमीनी काडर और ममता बनर्जी की छवि को देखते हुए। आखिर ये पोल इस नतीजे पर पहुंच कैसे रहा है? कौन से इलाके हैं जहां ये इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर रहा है? इसका जवाब उन जिलों में छुपा है जिन्हें टीएमसी का अभेद्य गढ़ माना जाता था। मिसाल के तौर पर पूर्व मेदिनीपुर को लेते हैं। यहां पोल के मुताबिक बीजेपी को 8 और टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांटे की टक्कर। कांटे की टक्कर, एक सूत्र की लाइन है जो स्थिति को बखूबी बयां करती है। मोदी की लहर ने ममता के किले में सेंध लगा दी है। लेकिन सेंध लगाना और किले को ढहा देना दो अलग बातें हैं। 1 से 57 तक पहुंचने के लिए तो किसी बड़े किले को ढहाना होगा। और पोल के मुताबिक वही हो रहा है। अगर पूर्व मेदिनीपुर में सिर्फ सेंध लगी है तो दक्षिण 24 परगना में जो अनुमान लगाया गया है वो किसी राजनीतिक सुनामी से कम नहीं है। अच्छा, ये वो जिला है जो दशकों से टीएमसी की आत्मा रहा है। क्या कह रहा है पोल दक्षिण 24 परगना के बारे में? दक्षिण 24 परगना में कुल 31 सीटें हैं। ये टीएमसी का सबसे मजबूत, सबसे सुरक्षित किला है। लेकिन पोल का अनुमान है कि यहां 20 सीटें सीधे बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और टीएमसी सिर्फ 10 सीटों पर सिमट सकती है। 1 मिनट, 20 सीटें बीजेपी को टीएमसी के सबसे मजबूत गढ़ में? अगर इस आंकड़े में 10% भी सच्चाई है तो ये बंगाल की राजनीति का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। ये तो कल्पना से भी परे है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कि ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो अगर हम इन जमीनी नतीजों और पोल के अनुमानों को एक साथ रखें तो एक बड़ी तस्वीर साफ हो जाती है। बंगाल की लड़ाई अब पार्टियों या स्थानीय मुद्दों से बहुत ऊपर उठ चुकी है। मतलब ये सीधी टक्कर है? ये असल में दो ताकतवर नेताओं के बीच की सीधी टक्कर है। एक तरफ है ममता बनर्जी जो बंगाली अस्मिता और पहचान का चेहरा है, और दूसरी तरफ है नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी ताकत और हिंदुत्व के प्रतीक हैं। और जब लड़ाई इतनी व्यक्तिगत हो जाती है तो स्थानीय विधायक कौन है, सड़क बनी या नहीं, ये सब बातें पीछे छूट जाती हैं। चुनाव एक तरह का जनमत संग्रह बन जाता है। एकदम सही। वोटर पार्टी को नहीं बल्कि इन दो चेहरों में से किसी एक को चुनता है। तो अब तक की हमारी इस बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जमीनी नतीजे हमें एक बटा हुआ बंगाल दिखाते हैं जहां दोनों की अपनी अपनी ताकत है, लेकिन एक नया ओपिनियन पोल एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, एक ऐसी लहर की तरफ जो शायद दीवार को गिराने की ताकत रखती है। लेकिन इन सारे आंकड़ों और विश्लेषण के बाद भी सबसे बड़ा सवाल तो अपनी जगह पर कायम है।
क्या ये ओपिनियन पोल जो कागज पर एक राजनीतिक भूकंप की भविष्यवाणी कर रहा है, असल नतीजों में बदल पाएगा? यही $1 मिलियन सवाल है। क्या ममता बनर्जी, जो एक स्ट्रीट फाइटर मानी जाती हैं, अपनी जमीनी पकड़ और बंगाली अस्मिता के कार्ड से आखिरी वक्त में बाजी पलट देंगे? या फिर बंगाल इस बार पूरी बोर्तन यानी बदलाव के उस नारे को सच कर दिखाएगा जो कभी उन्होंने ही दिया था? इसका जवाब तो नतीजों वाले दिन ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, ये भारतीय राजनीति की सबसे दिलचस्प और कांटे की लड़ाइयों में से एक होने जा रही है। बिल्कुल। और इस चुनावी हार जीत से परे एक सवाल है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या? हम ये जो ध्रुवीकरण देख रहे हैं, समाज का 2 खेमों में बंटना, क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने का एक राजनीतिक हथियार है, या ये बंगाल के सामाजिक ताने बाने में एक ऐसा बदलाव है जो हमेशा के लिए रहेगा? सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन क्या ये बंटवारा समाज के भीतर स्थायी हो जाएगा? क्या ये बंगाल को हमेशा के लिए बदल देगा? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब शायद चुनावी नतीजों से भी ज्यादा अहम है।